तो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है एक नए क्लास में। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। आरआरबी के फिलहाल ही में हुआ था, एक दो महीना अगस्त में जो हो रहा था, उसका आंसर किया है। अंडर ग्रेजुएट का आंसर की एग्जाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर किया है। तो हम आंसर की में हम आपको पूरा जो ऑल शिफ्ट का जो है उसको हम सोल्व कराने वाले हैं। कंप्लीट जो मतलब ऑल शिफ्ट में कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट वाइज 2280 क्वेश्चन हार्ड टू इजी ऑर्डर में मतलब है, हार्ड टू इजी ऑर्डर में। ये पीडीएफ आपको हिंदी वाला है, हिंदी में पीडीएफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल स्टडी वाला जो होता है क्वेश्चन, उसमें हम मतलब इस सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। पहला हिस्ट्री है जिसमें 309 क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया था। आपको पॉलिटी में 295 क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी में 232 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 187 क्वेश्चन, फिजिक्स में 61 और केमिस्ट्री में लगभग 63 क्वेश्चन आया था। आपका बायोलॉजी में 55 क्वेश्चन था, स्टेटिक्स में 38 क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर में भाई साहब 748 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 748 क्वेश्चन और कंप्यूटर में 110 क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंट में ये 35 क्वेश्चन आए थे इन्वायरमेंट में। और फेमस पर्सनैलिटी जो है, फेमस पर्सनैलिटीज उसमें 24 क्वेश्चन आया था। तो आपका जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका 37 क्वेश्चन था, बुक और ऑथर में 12 क्वेश्चन था और आर्ट और कल्चर में 74 क्वेश्चन था। तो आप लोग सोच रहे होंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ हमारे सर जो है, जानते होंगे सर को, गगन प्रताप सर, उनका एप्लीकेशन भी है, टेस्ट रैंकिंग, आप वहाँ पर जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत सारा टेस्ट फ्री में है, अवेलेबल है। गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग जो ऐप है, टेस्ट देने वाला, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। इसी सर का मतलब पीडीएफ है, सर ने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो गगन सर का जो टेलीग्राम चैनल है, उनका नाम है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है गगन प्रताप मैथ, जो गगन प्रताप मैथ टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश सारे वहाँ पे, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, सारे मतलब टॉपिक वाइज वहाँ पे अपलोडेड है। नहीं तो फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप जानते होंगे हमारा भी टेलीग्राम चैनल है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ऐसे भी द नोटबुक सोल्यूशन, द नोटबुक सोल्यूशन द नोटबुक सोल्यूशन जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी अपलोड कर देंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम अपना टेलीग्राम चैनल की। ऐसे वहाँ पे भी जाएगा, सर का चैनल है गगन प्रताप सर को, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो आगे परीक्षा ग्रुप डी आने वाला है, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिपीटेड रहेगा। तो आपको मतलब ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी एग्जाम डेट आ गया है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। हम हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे, जैसे आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए। सिर्फ देखना नहीं, इसे याद करना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी में बहुत हेल्पफुल होगा, क्या रेलवे प्रीवियस ईयर बहुत दोहराता है। हाँ, तो उसमें भी आने का चांस रहेगा, तो एक बार देख लीजिएगा सारे को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री में टोटल 309 क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा होगा। पहला क्वेश्चन में लिखा है, शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगलों के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाव के समक्ष था। तो शेर शाह ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया जो मुगल के अधीन किस प्रशासनिक प्रभाव के समक्ष था। तो आपको पहला है सूबा, दूसरा में सरकार, सी में मंडल और डी में परागण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी सरकार, सरकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस द्वारा प्रतिस्थापित किया। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है 1950, बी में 1947, सी में 1949 और डी में 1951। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 1947 में, 1900 किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1947 में। बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा होगा तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक बार एक क्वेश्चन को एक ही बार बोलेंगे, क्या कि वीडियो बहुत लंबा होगा। नहीं तो फिर क्या करते थे, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी को अलग अलग पढ़ा देते, जिससे सही हो सकता है, बट इसमें भी एक दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस को भारतीय पुलिस आईपी को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए में 1945, बी 1947, सी 1946, 1950। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1947 में। कब वर्ष मान्यता दी गई थी, तो 1947 में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 शाहजहां ने शासनकाल में 8,000 में से कितने मंसलदार उच्च श्रेणी के मंसलदार थे, जिन्हें साम्राज्य के कुल अनुमानित राजस्व का 61.5% अपने और अपने सैनिकों के वेतन के रूप में मिला था।
तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 445, 445, 445। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर व्योमेश चंद्र बनर्जी के दौरान बंगाल विभाजन परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया गया था। कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 1894 से 1895 तक, 1894 से 1895 व्योमेश चंद्र बनर्जी के दौरान बंगाल विभाजन परिषद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व किया गया था। तो 1894 से 1895 तक। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि पह पजहस्सी राज पजहस्सी राज आधुनिक राज्य के एक स्वतंत्र सेना थी। तो ऑप्शन नंबर ए में केरल, बी में गुजरात, सी में तेलंगाना, डी में आंध्र प्रदेश। तो आपका सही ऑप्शन ए है केरल। सही ऑप्शन ए है केरल। एक बार और देखते हैं। पचहत्सी राज आधुनिक राज्य की एक स्वतंत्र सेना था, तो था केरल। फिर आपका है भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विद्याधर को। ऑप्शन हम नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट हम आंसर ही बोलते हैं। ऑप्शन बोलने में थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो सिर्फ डायरेक्ट हम आंसर बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ के, जिससे 2 बार क्वेश्चन के रिपीट कर सके, जिससे याद होने की संभावना बढ़े। तो भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है जो कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय किस चंदेल शासक को दिया जाता है? तो विद्याधर को। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्नलिखित में से किसने 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरुद्ध में उठे खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने संदेश भेजा था। क्या संदेश भेजा था? कि 6 अगस्त 1857 को यह लिखते हुए एक तार भेजा था कि हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या, मतलब हमारे लोग विरोधियों की भारी संख्या और अंतहीन लड़ाई से डरे हुए हैं। हर गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार हमारे विरुद्ध में उठ खड़े हैं। तो यह लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने भेजा था, टाइटलर ने। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा कि प्रारंभिक वर्ष में समिति स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टिकोण क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी था हिंसक का विरोध करना। प्रारंभिक वर्षों में समिति स्वशासन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस नेताओं का दृष्टि क्या था? तो हिंसक विरोध प्रदर्शन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी 1895। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सरकार ने कलकत्ता इलेक्ट्रिक लाइटिंग अधिनियम पारित किया था? तो 1895। क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में खान अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1952। भारत में खान अधिनियम लागू हुआ था 1952 में। 12 में निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक सरकार शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदेश में एक स्तंभ स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एंटी अल्किडस। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक का राजदूत हेलियोडोरस भगवान कृष्ण का भक्त था और उसने विदिशा में एक स्तंभ स्थापित किया, तो था एंट एंटी अल्किडस। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियुक्त किया गया था? किस वर्ष नियुक्त किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1722 में। बुरहान उल मुल्क को अवध का नाजिम किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1722 में नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी बेलू थम्पी से कुंडारा उद्घोषणा जिसमें खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र सेनानी से संबंधित था? तो ऑप्शन बी बेलू थम्पी। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मगध काल की न्यायिक संरचना में बुहारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ने वकील न्यायाधीश था। मगध काल के न्यायिक संरचना में बुहारी कौन था? तो वकील न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, देवी आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, दक्षिण गुजरात में हुआ था। देवी आंदोलन भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में हुआ था? तो दक्षिणी गुजरात।
क्वेश्चन नंबर 17 में है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन डी सही है, पेटापुली में। पेटापुली में डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित किया था? पेटापुली। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेता का मुख्य धारणा क्या था? तो मुख्य धारणा था, ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटिश शासन का समर्थन। ब्रिटिश शासन का समर्थन। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में नरमपंथी कांग्रेस नेताओं का मुख्य धारणा क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन का समर्थन। फिर 19 में है, विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 26 राज्य। 26 राज्य। विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 26। 26। क्वेश्चन की लेवल देख रहे हो भाई, पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं मिलेगा कितने राज्यों को विलय किया गया था। कहाँ से खोज के क्वेश्चन डालता है, समझ ही नहीं आता हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1693 में पांडिचेरी पर डच्चों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन डॉट डॉट में रिसवी की संधि द्वारा फ्रांसीसी कंपनी वापस कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी वापस कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1699 कह रहा है कि 1693 में पांडिचेरी पर डच्चों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन डॉट डॉट में रिसवी की संधि द्वारा इसे फ्रांसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया। तो मतलब 1699 में रिसवी संधि के द्वारा 1699 रिसवी संधि के द्वारा उसे वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, रोहिल्ला प्रमुख नजीम उद दौला डॉट डॉट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दौला ने कहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन सी आपका सही, ऑप्शन सी, पानीपत के तीसरे युद्ध में रोहिल्ला प्रमुख नदीम उत दौला ने डॉट डॉट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पानीपत के तीसरे युद्ध। फिर आपका है 22 में, भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? किस काल में की गई थी? तो ऑप्शन डी, 15वीं सदी की शुरुआत में। 15वीं सदी के शुरुआत में भारत के हम्पी में स्थित हजार राम मंदिर की स्थापना सबसे पहले किस काल में की गई थी? तो 15वीं सदी के शुरुआत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध तांबड़ा आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तांबड़ा जो आदिवासी विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, भोलानाथ सहाय। तांबड़ा आदिवासी विरोध का नेतृत्व किसने किया था? भोलानाथ सहाय। 24 में राजेंद्र चोल प्रथम डॉक्टर ये पूरा जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इंडोनेशिया। लिखा है, राजेंद्र चोल प्रथम ने डॉट डॉट के पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य पर अपने नौसैनिक अभियानों के लिए जाना जाता है। तो इंडोनेशिया के लिए, इंडोनेशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि भारत में शाक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत में शाक वंश का स्थापना, तो ऑप्शन नंबर डी, माउज या मोगा द्वारा। भारत में शाक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माउज या मोगा द्वारा, ऑप्शन डी। 26 में लिखा है, एस यूली सांस्कृतिक परंपरा मुख्यतः पत्थर के किस प्रकार के उत्तन और समित औजारों के लिए प्रसिद्ध है? समित औजारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए, विद्या रानी और हल्के कुल्हाड़ी के लिए। 27 में लिखा, चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी भूमि जन संस्थाओं को दान की गई थी? चोल शासन के दौरान कौन सी भूमि जन संस्थाओं को दान की गई थी? ऑप्शन बी आपका सही है, पल्ली छदम जो संस्था था इसको दान किया गया था चोल शासन के दौरान। फिर 28 में है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का विस्तार के दौरान लिखित में कौन सा नगर बतैश की राजधानी बना था? बतैश राज्य की राजधानी बना था। ऑप्शन डी में आपका उज्जैन। लिखा, गुर्जर प्रतिहार वंश के विस्तार के दौरान लिखित में से कौन सा नगर बतैश राज्य की राजधानी बना था? तो ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। फिर 29 में लिखा है, गुप्त काल में उदर्ग शब्द का तात्पर्य क्या था? तत्पर किससे था? गुप्त काल में उदर्ग शब्द का तात्पर्य किससे था? तो ऑप्शन नंबर डी, भूमिकर से था। गुप्त काल में उदर्ग शब्द का तात्पर्य किससे था? तो भूमिकर से। 30 में लिखा है कि 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार्य के रूप में विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसे एनईएस कहते हैं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, एनईएस। 1953 में ग्रामीण विकास को अधिक व्यवहार रूप से विस्तारित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 31 में किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन नंबर बी है, अधिमिलन लिखित।
किस कानूनी दस्तावेज ने भारत के किस कानूनी दस्तावेज ने स्वतंत्रता के बाद रियासतों के भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दी? तो ऑप्शन नंबर बी है अधिमिलन। अधिमिलन लिखित जो था, अधिमिलन दस्तावेज का नाम था अधिमिलन लिखित। 32 में लिखा है कि मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तारित होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी ने स्थानीय राजाओं से निम्नलिखित में किस वर्ष खरीदा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1639 में, 1639 में खरीदा था। एक बार और देखते हैं। मद्रास पट्टनम शहर जो बाद में विस्तारित होकर आधुनिक चेन्नई के रूप में विकसित हुआ को ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं से किस वर्ष मतलब खरीदा था? 1639 में खरीदा था, 1639 में। फिर ग्रंथों के 33 में ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गई थी? युद्ध में विरल हो गई तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, रथ। रथ 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 रथ। ग्रंथों के अनुसार गुप्त साम्राज्य काल के दौरान सेना की कौन सी टुकड़ी सेना का हिस्सा होने के पश्चात भी युद्ध में विरल हो गया था? ऑप्शन नंबर सी रथ था, रथ। 34 में लिखा है कि शेर शाह के प्रशासन के दौरान किस गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिम्मेवार था? किसी गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो ऑप्शन बी। अधिकारी का नाम था सिक्कादार, सिक्कादार। शेर शाह के प्रशासन के दौरान किसी गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिम्मेवार था? सिक्कादार था, सिक्कादार। 35 में भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1843 में। भारत में तीसरे प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? 1843, 1843। 36 में लिखा है कि अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबंधित मतलब संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नागरिक, नागरिक। लिखा है अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन नगर प्रशासन के प्रशासनिक प्रमुख को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन डी नागरिक। क्वेश्चन नंबर 37 में श्री अरविंदो निम्नलिखित में किस वक्त बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए? वहां शीघ्र ही वो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी 1906 में, 1906। श्री अरविंदो निम्नलिखित में से किस वक्त बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए? वहां शीघ्र ही वो राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता बन गए, 1906 में। 38 में है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1953 में, 1953 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1953 में पिछड़ा वर्ग का नियुक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में है रॉलेट सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को स्थिति फिरंगी उन्मूलन समूह को अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लखनऊ। लिखा रॉलेट एक सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी को कहाँ स्थित फिरंगी उलेमा समूह कहाँ स्थित था? फिरंगी उलेमा समूह के अब्दुल बारी ने सहायता प्रदान की थी, तो लखनऊ में स्थित था, लखनऊ में स्थित था। फिर आपका 40 में है कि पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की ताकि यह दर्शाया जा सके कि उसका शासन धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित था? तो ऑप्शन नंबर डी धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। पल्लव राजाओं ने कौन सी उपाधि धारण की थी ताकि यह दर्शाया जा सके कि उनका शासन धर्म शास्त्रों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है? तो धर्म महाराज की उपाधि दान किया था। फिर खरवार आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था? करिश्माई नेता ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी है भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था? तो भागीरथ मांझी। 42 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का शिलालेख नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्ष के शासनकाल का शिलालेख नहीं है? ऑप्शन टी लिखल है मुजफ्फरनगर मुहरे, मुजफ्फरनगर मुहरे, ये नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्ष का शासनकाल का शिलालेख नहीं है? मुजफ्फरनगर मुहरे। 43 में लिखा भगीरथ मांझी ने संथालों से क्या वादा किया था कि यदि ये उनकी शिक्षाओं को पालन करे तो उन्हें क्या मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि आदिवासियों राज्य का पुनः स्थापना होगा, आदिवासी राज्यों का पुनः स्थापना होगा। भगीरथ मांझी ने संथालों से यह वादा किया था कि यदि वो उनकी शिक्षाओं को पालन करे तो उन्हें क्या मिलेगा? तो आदिवासी राज्यों का पुनः स्थापना होगा। 44 में है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध निम्नलिखित में इसे टॉमस मुनरो ने विकसित किया। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसे टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन पहला में होगा, इसे टॉमस मुनरो ने विकसित किया। ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है
वो 1 और 2 और 3 है, मतलब इसका सही है कि इसे टॉमस मुंडो ने विकसित किया था रैयत बाड़ी बंदोबस्त को। और यह बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ बनाया गया था, लेकिन जमींदारों के साथ नहीं बनाया गया था। इसका परीक्षण टीपू सुल्तान के कब्जे वाले क्षेत्र छोटे पैमाने पर किया गया था, छोटे पैमाने पर। सही है, मतलब तीनों, 1, 2 और 3 सही है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, डोरो बिसोई और चक्र बिसोई के नाम डॉट डॉट में राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश कानूनों नियमों का अनुपयुक्त तथा खंडों की आर्थिक पीड़ा के विरुद्ध उपजे विद्रोह से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी, घुमसर उड़ीसा है। डोरो बिसोई और चक्र बिसोई नाम डॉट डॉट में राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश कानून और नियमों के अनुपयुक्त तथा खंडों तथा आर्थिक पीड़ा के विरुद्ध उपजे विद्रोह से संबंधित था, तो घुमसर उड़ीसा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि यज्ञ बर्मन, सरदुल बर्मन और अंतत बर्मन निम्न में किस राज्य के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर डी, कनौज के कनौज के राजा थे। कनौज के मौखरी के राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत में पूर्व पूरा पाषाण काल, जिसमें आसुलियन चरण भी शामिल, प्रायः कितने वर्ष बीपी तक विस्तारित रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी है 6 लाख से 6 लाख से 1.5 लाख तक। 6 लाख से 1.5 लाख बीपी तक विस्तारित रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्त वंश में उत्तराधिकारी के संबंध में सत्य है? उत्तराधिकारी के संबंध में सच है, तो ऑप्शन नंबर डी, पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। गुप्त काल में जो था, उत्तराधिकारी के लिए पुत्रों को एक सभा के समक्ष अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती थी। 49 में, दिल्ली सल्तनत के दौरान दीवार खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही प्रचार आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? तो ऑप्शन ए सही है, दीवाने इंसा। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था? तो दीवाने इंसा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था महासेनापति। गुप्त काल के दौरान गुप्त सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? महासेनापति। फिर 51 में है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकताओं से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शिक्षा के अत्यधिक पश्चिमी होने तथा भारतीय वास्तविकताओं से अलग होने के कारण कड़ी आलोचना की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर 52 में बोरी, जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है, बोरी जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण स्थल माना जाता है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका महाराष्ट्र में बोरी जिसे पहला निम्न पूरा पाषाण काल स्थल माना जाता है, वो भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। 53, किस अधिनियम से पहली बार भारतीय सदस्यों की विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, भारत परिषद अधिनियम 1861। किस अधिनियम से पहली बार सदस्यों को विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति? भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर 54 में है, 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल का खोज करके सुर्खियां बटोरी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पुराने लौह युग स्थल की खोज करके सुर्खियां बटोरी थी? तमिलनाडु। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण क्या कहता है? तो ये है परदेशिक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन के निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों को भ्रमण किया जाता है? तो ऑप्शन ए, परदेशिक। 56, औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर टी, औपनिवेशिक सरकार द्वारा कृषि से अत्यधिक वाणिज्यिकरण। कृषि का सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई भू व्यवस्थन विभिन्न प्रणाली। कह रहा है 56 में कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि क्षेत्र में स्थिरता का क्या कारण था? तो कारण था कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भू व्यवस्थापन की विभिन्न प्रणालियां थी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका,
क्वेश्चन नंबर यार चल पेन। क्वेश्चन नंबर पेन ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 में बहादुर बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल में कब भेजा गया था? कब भेजा गया था? तो भेजा गया था अक्टूबर 1858, अक्टूबर 1858 को। बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून की जेल में कब भेजा था? अक्टूबर 1858 को। फिर आपका 58 नंबर में सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार या राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित होता था? किसको संदर्भित होता था? तो होता था जिला को। जिला आहार और राष्ट्र शब्द किससे संबंधित होता था? जिला को। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा आदिवासी समुदाय को सुझाया गया सुधार नहीं है? तो आपका है ऑप्शन नंबर सी, अतीत में जीना छोड़। अतीत में जीना छोड़ देना, अतीत में जीना छोड़ देना। निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आदिवासी समुदाय के सुझाया गया सुधार नहीं है? तो ये था अतीत में जीना छोड़ दो। ये सुझाव नहीं था। सुझाव कौन कौन सा था? तो सुझाव था कि शराब पीना छोड़ दो, इन्होंने सुझाव दिया था बिरसा मुंडा। और कहा था जादू टोना एवं जंत्र मंत्र में विश्वास ना करना, जादू टोना जंत्र मंत्र में विश्वास नहीं करना, अपनी भूमि पर खेती करना, यह सुझाव था। इसमें से ये वाला सुझाव नहीं था, ऑप्शन नंबर सी वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुट आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो वही था आपका मुंडा आंदोलन। मुंडा विद्रोह जो है इसी को उलगुलान या ग्रेट ट्यूमुलेंट ट्यूमुलट आंदोलन कहते हैं। फिर 61 में भारत में ब्रिटिश काल के दौरान किस कानून से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1872 अधिनियम, 1872 का अधिनियम आया था। तो भारत में ब्रिटिश काल में दौरान किस कानून ने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह की अनुमति दी थी? 1872 का अधिनियम। फिर आपका है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी को चुनौती देने के उद्देश्य से दक्षिण तमिलनाडु के एक तटीय शहर तूतीकुरिन से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी एसएसएनसीओ को प्रचारित किया और उसके लिए धन जुटाया और उसका संचालन किया था? तो आपका नंबर सही ऑप्शन बी, बीओ चिदम्बरम पिल्लाई। बीओ चिदम्बरम पिल्लाई थे, बीओ चिदम्बरम पिल्लाई। फिर आपका 63 में महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू किया था? किस तिथि को शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 8 मई 1933, 8 मई 1933 को महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्नलिखित में से किस तिथि को शुरू किया था? तो ऑप्शन सी आपका सही है, 8 मई 1933। 64 में है, 64 में लिखा है कि 6ठी शताब्दी में विजयंटम द्वारा रेशम उत्पादन सीखने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापारी संबंध पूरी तरह प्रभावित हुआ था? तो आपका सही है डी, इंडो बिजान्टिन व्यापार। 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिजान्टियम द्वारा रेशम का उत्पादन सीखने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी व्यापार संबंध पूरी तरह से प्रभावित हुआ था? तो इंडो बिजान्टिन व्यापार। 65 में औपनिवेशिक काल के दौरान किसमें असफ जाही राजवंश की स्थापना हुआ था? औपनिवेशिक काल के दौरान कहाँ असफ जाही वंश का स्थापना हुआ था? तो हुआ था हैदराबाद में, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन ए हैदराबाद में। फिर आपका नेक्स्ट जो है 66 में अंग्रेज द्वारा उसके राज के प्रशासन को हथियार लेने के विरुद्ध में रामगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश के मांडा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मांडा क्षेत्र में। 67 नंबर में आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथियों का तरीका क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध, शांतिपूर्ण प्रतिरोध। आंदोलन और बहिष्कार के अलावा ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए चरमपंथी का तरीका क्या था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध। फिर आपका 68 में है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहरों को कीमती धातुओं और अर्ध कीमती पत्थरों से बने आभूषणों की उपस्थिति इसके तर्क का समर्थन करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वहाँ प्रबल सामाजिक स्थिरीकरण था। एक बार और देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान छोटे शहर की कीमती धातु और अर्ध कीमती पत्थरों के बने आभूषण की उपस्थिति इस तर्क का समर्थन करती है कि वहाँ प्रबल सामाजिक स्थिरीकरण था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 में है 69। पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत भुक्ति गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन बी उपारिका, उपारिका कहा जाता था। पाल या प्रतिहार के साम्राज्य में एक प्रांत या भुक्ति के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो उपारिका, उपारिका। आपका 70 में है विभाजन के बाद हुए दंगों के शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डाउट के बीच दिल्ली समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली खान के साथ, लियाकत अली खान के साथ। विभाजन के बाद हुए दंगों को शांत करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किसके साथ, किस डॉट डॉट के बीच दिल्ली समझौता का हस्ताक्षर हुआ? तो लियाकत अली, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुआ था। चिन्ह आपका है 71। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपने पिता किंग जॉर्ज पंचम की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत दौरा किया था? तो ऑप्शन सी आपका 1921 में, 1921 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स अपने पिता के जॉर्ज पंचम की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए राष्ट्र को धन्यवाद देने के लिए भारत दौरा किया था? तो 1921 में। फिर है 72 में निम्नलिखित में कौन सा विषय 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों में भाग नहीं था? तो वह था पुलिस। ऑप्शन नंबर डी से पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषयों का भाग नहीं था? तो वह था पुलिस। फिर 73 में है कि दिल्ली संतुलन के दौरान भारत में आए मोरक्को यात्री इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली हुआ करती जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था तथा उसे क्या कहा जाता था? तो उसे उलूक कहा जाता था। उलूक, 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 उलूक कहा जाता था। दिल्ली संतुलन के दौरान भारत आए मोरक्को इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली हुआ करती थी जिसमें शाही घोड़ों का उपयोग पैकेजों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे उल्लूक कहा जाता था। फिर 74 नंबर में किस आंदोलन ने महात्मा गांधी को अखिल भारतीय राजनीतिक प्रवेश में चिन्हित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी खिलाफत असहयोग आंदोलन, खिलाफत असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन ने महात्मा गांधी के अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश के लिए चिन्हित किया? खिलाफत असहयोग आंदोलन। फिर आपका 75 में है कि मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। फिर 76 में है कि ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी धनी व्यक्तियों से, धनी व्यक्तियों से। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द किसको संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी धनी व्यक्तियों से। फिर 77 में, 77 में कि निम्नलिखित में से किसका नाम फराइजी आंदोलन से संबंधित है? फराइजी आंदोलन से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर डी है हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह। फराइजी आंदोलन से संबंधित है हाजी शरीयतुल्लाह। फिर 78 में है कि सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर औजार होते थे जिनमें साधारणतः हड्डियों या लकड़ियों के हाथों पर चिपकाकर आरी और दातारी जैसे औजार बनाए जाते थे अधिकांश किस युग में पाए गए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है मध्य पाषाण युग, जिसे मध्य पाषाण युग में पाए गए। सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर औजार होते थे जिन्हें साधारणतः हड्डियों या लकड़ी के हाथों पर चिपकाकर आरी और दंतरती जैसे औजारों बनाए जाते थे अधिकांश किस युग में पाए गए? तो मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग। फिर 79 में निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी 1904। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन सी 1904। फिर आपका 80 में मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन के आधार बनाने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र में नागरिकों के निम्नलिखित में से किस समस्या पर चर्चा की गई थी? तो ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक समस्या, सामाजिक आर्थिक समस्या। मौर्य काल के दौरान शासन और प्रशासन का आधार बनाने वाले ग्रंथ अर्थशास्त्र में नागरिकों के निम्नलिखित में किस समस्या पर चर्चा की गई थी? ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक समस्या। फिर था एक क्वेश्चन नंबर 81 में था पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी उर कहा जाता था, उर। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उर थी, उर। फिर 82 में आपका है 1498 में भारत की अपनी पहली सफल समुद्र यात्रा के दौरान वास्को डी गामा ने जहाज को कालीकट किसने चलाया था?
तो ऑप्शन नंबर बी अब्दुल माजिद। और 1498 में भारत की अपनी पहली सफल समुद्री यात्रा के दौरान वास्को डी गामा के जहाज को कालीकट तक किसने चलाया था, मतलब कालीकट तक किसने लाया था, तो अब्दुल माजिद था। फिर आपका 83 में है कि भारत में फकीर या सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक के संबंध में निम्नलिखित क्या इंगित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, इस विद्रोह में सभी धर्मों और लिंगों ने भागीदारी ली थी। भारत में फकीर सन्यासी विद्रोह के साथ देवी चौधरानी और भवानी पाठक के संबंध में निम्नलिखित में क्या इंगित करता है, तो इस विद्रोह में सभी धर्मों लिंगों के लिए भागीदारी थी। फिर आपका 84 में है निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक विशेष पल्लव और पांडव दोनों साम्राज्यों में समान थे, तो ऑप्शन नंबर बी है ग्राम सभाओं और सभा और उर कहा जाता था, तो ग्राम सभाओं और सभा और उर कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक विशेषता पल्लव और पांडव दोनों साम्राज्य में समान थे, तो ग्राम सभा को सभा और उर कहा जाता, ग्राम सभाओं को सभा या उर कहा जाता था। फिर आपको क्वेश्चन नंबर है 85। 85 में लिखा है काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सुल्तान ने बुक्का और हरियर की बंदी बना लिया था, तो ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद किस दिल्ली सुल्तान ने बुक्का और हरियर को बंदी बना लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आपका 86 में किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो ऑप्शन सी है 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया, 1813 के चार्टर अधिनियम। फिर आपका 87 में निम्नलिखित में से किस सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उदित किया गया था, तो उदित किया गया था मानवीकृत भार और माप। मानवीकृत भार और माप निम्नलिखित में से किससे सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उदित किया गया था, तो वो था मानवीकृत भार और माप। फिर आपका है 88 में वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण किसने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, तो ऑप्शन ए है बिपिन चंद्रपाल। वंदे मातरम षड्यंत्र के मामले में अरविंदो घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्नलिखित में किसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वो था बिपिन चंद्रपाल को। 89 क्वेश्चन में हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया था, तो ऑप्शन बी लुप्त मोम ढलाई। हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया था, तो लुप्त मोम ढलाई। 90 में है 5 ग्राम समितियां जैसे कि नीलाई बरीम और निधि बरियम निम्नलिखित में से किस राजवंश की एक अनूठी प्रशासन व्यवस्था थी, तो ऑप्शन नंबर है पांड की थी। पंचग्राम समिति में बरियम जैसे निम्नलिखित में से निलाई बरियम और निधि बरियम निम्नलिखित में से किस राजवंश की कन्नौटी प्रशासनिक विशेषता थी, तो पांडवंश। फिर 91 में है सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, तो वो शुरू कब हुआ था, तो वह शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी में। सन्यासी फकीर विद्रोह निम्नलिखित में किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, 18वीं। फिर आपको 92 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर टी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की, तो ऑप्शन नंबर डी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 93 में फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो नील उत्पादक और जमींदार। फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या थे, तो नील उत्पादक और जमींदार। 94 में है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन एवं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ है सत्य बल, मतलब ट्रुथ फोर्स। औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन में एवं भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, सतबल है, सतबल। 95 नंबर 1831 से 32 में किस जनजाति विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, इसमें शोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए है कोल विद्रोह। 1831 में किन जनजाति विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, इसमें शोषक जमींदारों के ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था, तो कोल विद्रोह था। 96 में ब्रिटिश उपनिवेशकों के शासन के दौरान भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश गांव में रहती थी, तो लगभग
85%। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांशतः गांव में रहती थी? लगभग 85%। 97 में है कि भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, विनियक अधिनियम 1773 को। विनियमन विनियमन अधिनियम 1773 को। फिर 98 में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वासन काल के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए, फसलों की विफलता। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्वासन काल के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण नहीं था? तो फसलों की विफलता। फिर था 99 में। 99 में था भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, सावले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो उसे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है दसायु दसायु दसायु। भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, सामले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो उसे दस्यु कहा गया। फिर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीवाने अर्ज प्रमुख होने के साथ सैनिक प्रबंधन एवं घोड़े पर दागने और युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी होता था? तो ऑप्शन नंबर 20 सही है आपका, आरिजे मुमलिक। आरिजे मुमलिक। निम्नलिखित में कौन सा दीवान है अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिक प्रबंधन, घोड़े दागने और युद्ध के सामग्री प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता था? तो आरिजे मुमलिक। फिर आपका 101 में है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1952 में। 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में किस राजवंश ने शुरू किया था? तो जो था राजवंश वो सातवाहन था, सातवाहन। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान की प्रथा निम्नलिखित में किस राजवंश ने शुरू किया? सातवाहन। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 निम्नलिखित में से किस निकाय की स्थापना की? तो यह जो था नियंत्रक बोर्ड की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया 1784 किस न्याय की स्थापना किया था? नियंत्रक बोर्ड। फिर 104 में है पार्थियानों की उत्पत्ति निम्नलिखित किस देश से हुई थी? ते हुई थी ईरान से, ईरान। पार्थियानों की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ईरान से। 105 में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण में भारत की पहली धार्मिक शांति थी? तो वो थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय का प्राथमिक कारण डॉट डॉट में भारत में फैली धार्मिक अशांति थी, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 106 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य उसका था द्वैध शासन की स्थापना करना। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वैध शासन की स्थापना। फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग निम्नलिखित में से किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया था? तो ऑप्शन खारवेल, खारवेल। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग के निम्नलिखित में किस राजा ने भारत में जैन धर्म को अपनाया? तो ऑप्शन डी, खारवेल। 1839-40 में निर्मित भारत चेन्नई में स्थित कौन सा संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी शिक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? तो वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1639-40 में निर्मित भारत की चेन्नई में स्थित कौन सा संरचना ऐतिहासिक रूप से प्राथमिक अंग्रेजी रक्षा चौकी के रूप में जानी जाती है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 109 है, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन किसने किया था? मतलब कहाँ किया गया था संकलन? कहाँ किया गया था? तो आंसर नंबर पाटलिपुत्रा में। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन में डॉक्टर में किया गया था, पाटलिपुत्रा में किया गया था। 110 नंबर में 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवाधिरी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से कौन सी जन संगीति की आयोजना हुआ था? तो दूसरी थी। कौन सा जन संगीति थी? दूसरी। 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में जो हुआ था देवाधिरी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कौन सी जन संगीति का आयोजन हुआ था? दूसरी। 111 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और किसके साथ एक सर्वोच्च न्यायालय को स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 अतिरिक्त न्यायाधीश। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। 112 में है किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य पदाधिकारी के साथ भारत गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो वह किया गया था चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य पदाधिकारी के साथ भारत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था? तो है चार्टर एक्ट 1833।
113 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योग की स्थिति सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो करता है पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय उद्योगों की स्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कहता है पारंपरिक उद्योगों का क्रमबद्ध पतन। 114 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया था? तो मद्रास को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया था? मद्रास। 115 में है, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेज के विरुद्ध करने पर केंद्रित था? तो ऑप्शन नंबर सी, बंगाल। हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजी विरुद्ध करने पर केंद्रित था? तो वो तो बंगाल में फराजी आंदोलन था। 116 नंबर क्वेश्चन। 116 की भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपना परिवार और रिश्तेदारों से मिलने की सहायता शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 19वीं। भारत में निम्नलिखित में किस शताब्दी के उत्तरार्ध में रेलवे का विशाल नेटवर्क जिसने लोगों को अपने पारिवारिक और रिश्तेदारों को मिलने में सहायता शुरू 19वीं शताब्दी। 117 में है कि 1998 में निम्नलिखित में से किसने एक ऐसा अधिनियम पारित किया था जिसके तहत ब्रिटिश संस्कृति के विरुद्ध लोगों को भड़काने के लिए कृतक अपराध श्रेणी में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। 118 है, रॉलेट एक्ट विरोध करने के लिए 24 जनवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया था? किस निकाय का गठन किया था? तो वो निकाय का नाम था सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने किस निकाय का गठन किया था? निकाय का नाम है सत्याग्रह सभा। फिर निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी था दीवान अर्ज। दीवान अर्ज। दीवान अर्ज। निम्नलिखित में से किस वैदिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि गायों की खोज और युद्ध से भी संदर्भित करना? तो ऑप्शन डी, गवेषण। गवेषण था, गवेषण। निम्नलिखित में किस वैदिक काल का शाब्दिक अर्थ गायों का खोज और यहाँ युद्ध को भी संदर्भित करना था? गवेषण। फिर आपका है 121 में, वहबी जो आंदोलन की शुरुआत सैयद अहमद ने की थी, कि जो से थे मतलब सी, वो रायबरेली से थे। वहबी आंदोलन के शुरुआत सैयद अहमद ने की थी जो रायबरेली से थे। रायबरेली से थे। 122 में से कौन सा एक सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? तो ऑप्शन डी जो था वो धार्मिक सहिष्णुता था। इनमें से कौन सा सन 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन आक्रोश का कारण नहीं था? धार्मिक सहिष्णुता। फिर 127 में है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि से जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था? तो वो था भैंस। भैंस। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था? तो वो था भैंस। भैंस। फिर 124 में है कि संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम जो है वह तमिल विद्वान के एक साहित्यिक सभा था। संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम जो है यह तमिल विद्वानों का साहित्यिक सभा है। फिर वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस वर्ष दूसरी बार मालाबार तट पर केरल के मालाबार तट पर कालीकट में उतरा था? तो ऑप्शन नंबर बी है, 1502 में। वास्को डी गामा निम्नलिखित में से किस वर्ष दूसरी बार मालाबार तट पर कालीकट में उतरा था? तो 1502 में। 126 में क्वेश्चन नंबर 126 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करनी होती परमहंस मंडली की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में किया गया था। बम्बई। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करनी होती परमहंस मंडली की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो बम्बई। 127 में है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? तो वो किया था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने किया था। फिर आपका है 128 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत के समृद्ध शहर कनौज पर नियंत्रित करके संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था? तो आपका था पल्लव। पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तरी भारत के समृद्ध शहर कनौज पर नियंत्रित करके संघर्ष में शामिल नहीं हुआ था? तो वो था पल्लव। फिर आपका है 129। 129 में है बिरसा मुंडा के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन।
तो गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है, उन्होंने अपने लोगों को मुंडा के स्वर्ण युग वापस लाने के, सॉरी ये तो एक बार देखते हैं फिर। बिरसा मुंडा के जीवन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन का चयन किया था? तो ऑप्शन नंबर डी है, जो है बिरसा मुंडा का जन्म मध्य प्रदेश के जंगल में हुआ, गलत है। इसी ऑप्शन का इनमें से सही कौन कौन से है? पहला सही है, उन्होंने लोगों के यूरोपियों को सर्वनाश करने के लिए उत्तेजित किया, उन्होंने लोकल मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया, और उन्होंने अपने लोगों को मुंडा के स्वर्ण युग वापस लाने का सुझाव दिया। फिर 130 में है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सैन्य विभाग था? सैन्य विभाग का नाम कौन क्या था? सैन्य विभाग का जो नाम था वह दीवाने अर्ज था, दीवाने अर्ज। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा सैन्य विभाग था? तो उसका नाम था दीवाने अर्ज। 131 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादी द्वारा समर्पित निष्क्रिय प्रतिरोधों को राजनीति की सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो पहला क्वेश्चन नंबर ए सही, बहिष्कार स्वदेशी शासकों के साथ असहयोग, बहिष्कार स्वदेशी शासकों के साथ असहयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्रवादी द्वारा समर्थित निष्क्रिय प्रतिरोध की राजनीति को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो बहिष्कार स्वदेशी शासकों के साथ असहयोग। फिर 132 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या अभिलेख एक प्राचीन समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास के सबसे प्रारंभिक लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? तो है आपका अशोक का अध्यादेश, अशोक का अध्यादेश। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख या अभिलेख का प्राचीनतम समूह है जो नैतिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों को बढ़ावा देता है और भारतीय इतिहास में सबसे प्रारंभिक लिखित अभिलेखों में से एक माना जाता है? तो अशोक का अध्यादेश। 133 में है, गवर्नर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो उसने किया था फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी। जो गवर्नर जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो उसने किया था फ्रांसीसी। फिर 134 में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक परिणाम 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया था? 1857 के विद्रोह ने भारतीय समाज में उत्पन्न किया था, तो था ऑप्शन नंबर सी, हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास उत्पन्न हुआ था 1857 की क्रांति। फिर 135 में है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा लागू किया गया था, तो लागू किया गया था लॉर्ड लिंटन के द्वारा। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड लिंटन था। फिर 136 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषा के आधार पर राज्यों को प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो उस कमेटी का नाम था एस के धर योग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषा आधार पर राज्यों को प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था? धर योग, यश के धर बोलते हैं, धर योग लिखा है। इन 137 में है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी को पार करके विजय के लिए जाना जाता है? तो वो जो था चोल था, उसका नाम चोल था, चोल राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य उत्तर में गंगा नदी को पार करके विजय के लिए जाना जाता था? चोल था। 138 में है, गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया सामन्ता डोडोट के नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता है? तो ग्राम अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल के दौरान ग्राम मुखिया सामन्ता किस नाम से जाना जाता था? ग्राम अध्यक्ष। फिर 139 में है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिनियम ने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका है सही, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 140 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक मोड़ लिया था? तो लिया था सूरत विभाजन। फिर आपका 141 में है, 141 में कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर नियंत्रण हेतु दाग और हुलिया की तंत्र शुरुआत की। हुलिया संबंध किससे था? हुलिया संबंध आपका था सैनिक के विवरण से हुलिया का। फिर आपका 142 में है, पल्लव साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था जिसका उपयोग उनकी सेना के रखरखाव और प्रशासनिक व्यवहार के लिए किया जाता था? तो उसका जो मुख्य रखरखाव भूमि कर था, भूमि कर। पल्लव साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था जिसका उपयोग करके सेना का रखरखाव और प्रशासनिक व्ययों के लिए किया जाता था, वो भूमि कर था। 143 में है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? तो किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? वह जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका शैलाश्रय किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल।
फिर आपका नेक्स्ट जो है कि संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर डी, दीवान-ए-कुल। दीवान-ए-कुल संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी था? दीवान-ए-कुल था। दीवान-ए-कुल कहा जाता था जो राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण को एकत्रित करता था। फिर 145 में केरल के किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा सामाजिक समानता के माध्यम में पिछड़े जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया? तो ध्यान केंद्रित किया था ऑप्शन नंबर सी, एस एन डी पी सभा ने। एस एन डी पी सभा ने केरल में किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा और सामाजिक समता के माध्यम से पिछड़ी जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, एस एन डी पी सभा। फिर 146 में हूल दिवस भारत के प्रतिवर्ष 3 जून को डॉट डॉट के संथाल हूल विद्रोह के पद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 1855। जो हूल दिवस है भारत के प्रतिवर्ष 30 जून को 1855 के संथाल हूल विद्रोह के याद में मनाया जाता है। 1855 के संथाल हूल विद्रोह के याद में मनाया जाता है। 147 में है कि फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में हुआ एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था बंगाल में हुआ था। फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी डॉट डॉट में हुआ था। तो फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में गुजरात में हुआ था जो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। 148 में है कि सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था बनारस विद्रोह को। सन 1781 में बनारस क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 8वीं शताब्दी के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बनारस विद्रोह। 149 में है सत्याग्रह में साधन एवं साध के बीच संबंध के बारे में गांधी जी का क्या विचार था? तो गांधी जी का विचार था उत्तम साध के लिए उत्तम साधनों का होना आवश्यक है। उत्तम साध के लिए उत्तम साधनों का होना आवश्यक। सत्याग्रह में साधना और साध के बीच संबंध के बारे में गांधी जी ने क्या विचार था? गांधी जी का क्या विचार था? तो गांधी जी का विचार था उत्तम साध के लिए उत्तम साधनों का होना आवश्यक है। फिर 150 नंबर क्वेश्चन में गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान मतलब निर्वहन की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? तो आयु जो थी उनकी 35 वर्ष थी। आयु 35 वर्ष थी। गौतम बुद्ध के बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कॉमेंट को देखते हैं। इसमें है मध्यकालीन भारत के साहित्य काल में बौद्धिक साहित्य अभिव्यक्ति और विद्वता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया था? मध्यकालीन भारत के साहित्य काल में बौद्ध साहित्यिक अभिव्यक्ति और विद्वता के प्रमुख माध्यम के रूप में किस भाषा का पतन शुरू हो गया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, पाली भाषा। जो बौद्ध साहित्यिक है मध्यकालीन भारत में उसमें पाली भाषा का पतन का शुरू हो गया था। फिर आपका 152 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वन कानूनों के विरुद्ध 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। 153 नंबर, इसमें कौन सी पद्धति उदारवादियों की दृष्टि से सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? कौन सी पद्धति जो उदारवादियों की दृष्टि को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है याचिका। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो याचिका और प्रार्थना है। याचिका और प्रार्थना जो है ये पद्धति उदारवादी के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है। फिर 154, गुप्त साम्राज्य काल के दौरान भल्लों और तलवारों जैसे हथियारों के भंडार और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी के पास था? गुप्त साम्राज्य के दौरान भालों और तलवारों जैसे हथियारों के जो भंडार की आपूर्ति के प्रबंधन का उत्तरदायित्व था वो किस अधिकारी के पास था? तो अधिकारी जो था उसका नाम था रण भंडारिक अधिकारी का नाम क्या होता था? रण भंडारिक। फिर 155 में है गांधी जी की सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई थी? तो आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। गांधी जी की जो है सत्याग्रह पद्धति सबसे पहले कहाँ विकसित हुई और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के साधन के रूप में पूर्णतः विकसित हुई? तो चंपारण से शुरू हुई थी, चंपारण सत्याग्रह बिहार। फिर 156 में है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव पड़ा ऑप्शन नंबर है कि राष्ट्रीय जागृति और प्रज्वलित हुई। राष्ट्रीय जागृति प्रज्वलित हुई। भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा? तो राष्ट्रीय जागृति प्रज्वलित हुई। 157, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये है जो उच्च वर्ग के मुसलमानों का व्यापक समर्थन प्राप्त है, ये गलत है।
स्वदेशी आंदोलन में ये गलत है, ये नहीं हुआ था। 158 158 का था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की व्यवसायीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रवर्तित कर दिया। ब्रिटिश भारत में कृषि व्यवसायीकरण से क्या परिणाम हुआ? परिणाम हुआ ये कि नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि की व्यावसायीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रवर्तित कर दिया। अब ब्रिटिश भारत में कृषि व्यवसायीकरण से क्या परिणाम हुआ? परिणाम हुआ नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। फिर 159 में निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? तो जो था वो तो लोगों के ईसाइयों में धर्मांतर, लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 से पहले जन विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं था? तो लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतर। फिर 160 का था भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो था हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी, हिंदू कॉलेज। भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो हिंदू कॉलेज। 161 है कि भारत में सन 1505 में सैनिक संरचना स्थापित करने के लिए भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा था। फ्रांसीसी डी अल्मेडा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में सन 1505 में सैनिक संरचना स्थापित करने के लिए भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो डी अल्मेडा। 162 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस विदेशी शासक ने 1739 में भारत पर आक्रमण जिसके कारण दिल्ली को नरसंहार हुआ तथा मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गया? ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह ने किया था 1739 में, नादिर शाह। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया जिसके कारण दिल्ली में नरसंहार हुआ तथा मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो गया? नादिर शाह किया था 1739 में हमला। किस घटना को गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना गया जिसने उन्हें एक उग्रवादी से एक जन नेता में बदल दिया? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। किस घटना को गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निर्णायक मोड़ माना गया? माना जाता है जिन्होंने ने एक उत्तरवादी से एक जन नेता में बदल दिया गया? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। हुआ था कब? 1917 में। फिर 165 नंबर क्वेश्चन का आता है कि मुगल काल में किसने आई आइन ए दसाल प्रणाली प्रारंभ किया था? तो था अकबर था। मुगल काल में किसने आइन ए 10 साल प्रणाली प्रारंभ की था? क्या था? तो था अकबर। 166 क्वेश्चन नंबर 166 का आता है पुट्टी श्री रामलू की मृत्यु की पहचान निकलने में कौन सा प्रमुख घटना घटी थी? कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो चुनाव आयोग का गठन हुआ, नहीं सॉरी, चुनाव आयोग का नहीं गठन। पिट्टू श्री रामलू तो भाषाई आधार पर मतलब राज्यों का पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति। पुट्टी श्री रामलू की पिट्टू श्रीमुलु की मृत्यु के पश्चात केंद्र में कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुआ था। फिर 167 जो है, फिर 167 देखते हैं। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि जो था देवपुत्र, निम्नलिखित किसको बोधित करती थी? जो बोधित करती थी वो दैवीय उत्पत्ति और देवत्व का दावा था। दैवीय उत्पत्ति या देवत्व का दावा को मतलब संबोधित करता था। फिर था 168 है कि 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था हिमालय की सीमा। फिर 169 का आता है ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली क्षेत्रीय रूप से भिन्न थी। बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में मुख्य से कौन सा भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी। मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ रैयतवाड़ी प्रणाली थी भू राजस्व की। 170 में है अलाउद्दीन खिलजी के अधीन बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था वो था सैन्य प्रावधानों के लिए मूल मुद्रास्फीति की जांच करना। सैन्य प्रावधानों के लिए मूल मुद्रास्फीति की जांच करना सैन्य विभाग का उसका उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का। फिर 161 में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत देश को स्वतंत्र करने
और उपमहाद्वीप और ब्रिटिश सेना वापस बुलाने के लिए आधिकारिक घोषणा किए थे। निर्णय की आधिकारिक घोषणा किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी था, जिसका नाम था क्लेमेंट एटली। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्र करने और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश सेना वापस बुलाने का निर्णय की आधिकारिक घोषणा की थी? तो वह था क्लेमेंट एटली। 172 नंबर क्वेश्चन है कि हैदराबाद के निजाम ने किसके अधीन ब्रिटिश सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? तो वो जो था, उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली था, लॉर्ड वेलेजली। हैदराबाद के निजाम ने किसके अधीन ब्रिटिश सहायक संधि स्वीकार कर लिया था? लॉर्ड वेलेजली। फिर 173 है कि आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 1956 में पारित हुआ। आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। 174, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उड़ीसा में पारंपरिक भू सैनिक मतलब पैदल सैनिकों के नेतृत्व में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उड़ीसा में पारंपरिक भू सैनिकों ने पैदल सैनिकों के नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, डी पाइका विद्रोह जिसका नाम है, पाइका। 175 है कि मिलिंद पनाहो मरणोत्तर ग्रंथ में जिसे इंडो ग्रीक शासक मोनानांडर और विद्वान बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप शामिल है, तो है ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंद पनाहो मरणोत्तर ग्रंथ जिसे इंडो ग्रीक शासक मिनांडर और विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु के बीच वार्तालाप शामिल है, तो मिनांडर और विद्वान एवं बौद्ध भिक्षु जो था वो नागसेन है, नागसेन के बीच इसमें वार्तालाप है मिलिंद पनाहो में। फिर 176 जो है, उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? तो उसका नाम था श्री अरविंदो था। उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्र विचार को खुले तौर पर छापा था? तो वो था श्री अरविंदो। 177 है कि 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद। 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी फैजाबाद। 178 में रॉलेट जो सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसक और मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो हुआ था पंजाब में, पंजाब। ऑप्शन डी पंजाब है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसक और मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो था पंजाब। 179, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोत्तम निकाय है। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत के योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में। योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च निकाय। अब भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1950 में। 180 का आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था? तो हुआ था आपका सिपाही विद्रोह। निम्नलिखित में कौन सा 19वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत में पहली मेट्रो लाइन कलकत्ता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच भवानीपुर के बीच किस वर्ष शुरू की गई जिसने देश में मेट्रो रेल सेवाओं की शुरुआत को चिन्हित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपको 1948। स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित भूमि स्वामित्व की कौन सी व्यवस्था किसानों को शोषण का कारण बनी थी? तो था जमींदारी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए है जो जमींदारी व्यवस्था था। स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित भूमि स्वामित्व की कौन सी व्यवस्था किसानों के शोषण का कारण बनी? तो जमींदारी व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को सख्त सरकारी नियंत्रण के अधीन कर लिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1904 में लॉर्ड कार्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया जिसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय को सख्त सरकारी नियंत्रण के अधीन कर लिया गया? तो 1904। फिर 1804 जो है, पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेव गांवों में कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय सभाओं को प्रबंधन करती थी? तो थी ब्राह्मण। पल्लवों के अधीन ब्रह्मदेव गांवों में कौन सी जाति मुख्य रूप से स्थानीय सभाओं को प्रबंधन करती थी? तो ब्राह्मण ऑप्शन है। फिर 185 है कि भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाला एक वफादार वर्ग को निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा किस ब्रिटिश नीति ने बढ़ावा दिया था? तो था शिक्षा नीति। ऑप्शन है शिक्षा नीति। क्वेश्चन कह रहा है
कि भारत में ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाले एक वफादार वर्ग का निर्माण करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को किस ब्रिटिश नीति ने बढ़ावा दिया था, तो शिक्षा नीति। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 186, कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तावासों और पालतू कुत्तों को साक्ष्य को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बुर्ज होम है। कौन सा पुरातात्विक स्थल नवपाषाण काल के दौरान गर्तावासों और पालतू कुत्तों के साक्ष्य को दर्शाता है, तो बुर्ज होम आपका है। फिर 187 नंबर जो क्वेश्चन है 187 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था, तो कौन परिणाम नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मुसलमानों की जमीनी और संपत्ति सामूहिक रूप से जब्त कर ली गई थी, सही नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर 188 का आता है 1909 जो अधिनियम में कौन सा प्रमुख चुनावी नवचारा प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका पृथक निर्वाचक मंडल की 1909 अधिनियम में कौन सा प्रमुख चुनावी नवचारा प्रस्तुत किया गया था, तो पृथक निर्वाचन मंडल। फिर आपका 189 का था किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पद सृजित किया गया था, किस अधिनियम द्वारा बंगाल को गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था कब आया था, 1773 को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। 190 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से नहीं बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी गोवा। कहा है कि गोवा को तो 1962 में आज़ाद हुआ था, तो इसको 1956 के अधिनियम से कैसे बनाया जाएगा, इस सही ऑप्शन आपको गोवा हो जाएगा। फिर 191 का आता है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी है आपका पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। फिर आपका ऑप्शन नंबर 192 निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य आधुनिक तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो साम्राज्य है जो आधुनिक तमिलनाडु से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। फिर 193 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम मुगल शासक बाबर मध्यकालीन विश्व को दो बड़े विजेता से संबंधित था, यदि वह मातृपक्ष में मंगोल विजेता चंगेज खान से संबंधित था, तो पितृपक्ष में वह किससे संबंधित था, तो बाबर जो था तैमूर लंग से, तैमूर लंग। बाबर जो है प्रथम मुगल शासक बाबर मध्यकालीन विश्व के दो बड़े विजेताओं से संबंधित हुआ, मातृपक्ष में तो मंगोल विजेता चंगेज खान से संबंधित था, तब पितृपक्ष में हुआ तैमूर लंग। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख जनकीय विशेषता क्या थी, तो विशेषता थी वो डी थी कि उच्च मृत्यु दर और शिशु दर, मतलब उच्च मृत्यु दर और शिशु दर थी, उन्हीं स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख जनकीय विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सामाजिक विधि निर्माणक एक उदाहरण था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत ने औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा शुरू की गया एक सामाजिक विधि निर्माणक एक उदाहरण था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 169 का था अरुण जो है अरुणा असफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में। अरुणा आसफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया था, ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई में। फिर 1917 का आता है 1900 मतलब 197 नंबर क्वेश्चन को 1920 के असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी शामिल थे, तो सभी शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी अधिकारियों पर हिंसक मामले 1920 के असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर से सभी शामिल थे, तो अधिकारियों पर हिंसक मामले, ऑप्शन नंबर बी। फिर 198 का आता है त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पल और किस दक्षिणी भारतीय राजवंश के मध्य एक दीर्घकालिक संघर्ष था, तो था ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार पाल और किस दक्षिणी भारतीय राजवंश के मध्य एक दीर्घकालिक संघर्ष था, तो राष्ट्रकूट था। 199 निम्नलिखित में से किस नहर को खुलने से भारत में विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया, स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 200 जो है इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में सुन्नी और शिया के एक मस्जिद में तथा ईसाई और
योद्धि एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलती है। इस प्रकार सार्वभौमिक शांति, सुलह एक कुल का सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वो अकबर के शासनकाल में था। अकबर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सुन्नी और शिया एक मस्जिद तथा ईसाई और यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते था? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति मतलब सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया जाता था। तो था अकबर का शासनकाल। हिंदू से एक नंबर है कि रॉलेट बिल विरोध में 24 फरवरी 1919 में बम्बई सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए रॉलेट बिल के विरोध में 24 फरवरी 1919 को बम्बई में सत्याग्रह सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। फिर 202 में इस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं पेशवा घोषित किया और सशस्त्र सेनाओं इकट्ठा करके शहर से ब्रिटिश गढ़ सेना को खदेड़ दिया और स्वर्णीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र। इस प्रश्न में नेता का नाम क्या है? नाना साहब। नाना साहब ऑप्शन है, उनका नाम नाना साहब। इस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 के विद्रोह के दौरान स्वयं को पेशवा घोषित किया, सशस्त्र सेना इकट्ठा करके शहर से ब्रिटिश गढ़ सेना को खदेड़ दिया और वे स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। इस प्रश्न में नेता का नाम क्या था? तो नाना साहब था। 202 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया? तो राष्ट्रकूट। फिर 204 जो है 1919 अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का अर्थ क्या था? द्वैध शासन का अर्थ था प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। 1919 अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ था? तो अर्थ था प्रांतों में दोहरा नियंत्रण। प्रांत में दोहरा नियंत्रण। फिर 205 कहता है कि बंगाल विभाजन 1905 को अंग्रेज ने किसके आधार पर उचित ठहराया था? तो था अंग्रेजों ने ठहराया था प्रशासनिक सुविधा के लिए। बंगाल विभाजन 1905 के अंग्रेजों ने किसके आधार पर उचित ठहराया था? तो प्रशासनिक सुविधा। फिर आपका है 206 का था भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ निम्नलिखित में से किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को किस दस्तावेज के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? तो था ऑप्शन नंबर बी मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र। 207 में निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के सिद्धांत नहीं है? कौन जैन धर्म के सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्म के सिद्धांत की अस्वीकृति। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। और बाकी जो तीनों जो है वो है ऑप्शन नंबर में ए में जो है ए में लिखा है कि पत्थर और जल से सहित संपूर्ण जगत में जीवन है और जीवित प्राणियों को चोट न पहुंचाने की प्रथा मतलब जैन धर्म में था और सन्यासी जीवन ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। ये भी सिद्धांत था। हमारे डी ऑप्शन है जो ये सिद्धांत नहीं था। एक 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों ने निम्नलिखित में किसे अपना प्रतीकात्मक नेता घोषित किया था? तो वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। फिर 209 नंबर क्वेश्चन जो है बंगाल सती विनिमय निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829 में। 1829 में बंगाल सती विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1829। 210 का निम्नलिखित में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक था? पाल वंश का गोपाल था। पाल वंश का गोपाल संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी पाल वंश का संस्थापक गोपाल। फिर 211 में है कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरिज्बो ने क्रांतिकारी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी प्राधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना गया? तो इस आंदोलन को यंग बंगला आंदोलन के नाम से जाना गया। यंग बंगला आंदोलन। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के शिक्षक हेनरी विवियन डेरिज्बो ने क्रांतिकारी विचार को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी पदाधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो यंग बंगला आंदोलन। फिर 212 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है ए ओ ह्यूम ने। 213 है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजन हो गया था? तो था सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजन हो गया था? तो सूरत अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन। फिर आपका जो है 214 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन प्रणाली भारत में मुख्य रूप से औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए विकसित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी रेलवे। फिर 215 में कहता है
कि अंग्रेजों के निर्यात आधारित राजनीति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और निर्यात उन्मुख नीति का भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? पड़ा था कि खाद्य की कमी हुई और अकाल पड़ गई। खाद्य की कमी हुई, अकाल। अंग्रेजों की निर्यात आधारित राजनीति ने घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और निर्यात उन्मुख नीतियों में भारतीय खाद्य सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो खाद्य की कमी और अकाल पड़ गई थी। फिर है 216 कहता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता घोषित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था। एक बार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विरोधियों द्वारा किसे विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था? तो बहादुर शाह जफर को। 217 का आता है निम्नलिखित में से किस वर्ष होम रूल लीग की स्थापना हुई और अभूतपूर्व सफलता मिली थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1916 में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। फिर 218 नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो क्या था ऑप्शन नंबर सी आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 219 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? तो ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ किस क्रांतिकारी ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे? तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 220 है निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार किया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है आनंद मोहन वो। अरे यार सी पर लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये वो तुम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 221 जो है 221 निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत के एक असभ देश पेश किया उसे सब बनाना आवश्यक साझा जिसके बाद अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 को पुनः स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए था थॉमस मैकाले। थॉमस थॉमस मैकाले। फिर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 222 में कहा निम्नलिखित में से किस मुगल शासकों ने किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? निम्नलिखित में से मुगल शासकों में किसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है? पता ही होगा औरंगजेब है। उसके बाद तो नहीं बोल सकते। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई थी जो जातियों को आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? तो ऑप्शन नंबर बी बम्बई। 19वीं शताब्दी में प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हुई जो सभी जातियों को आध्यात्मिक समानता में विश्वास रखता था? ऑप्शन नंबर बी बम्बई। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में पद ग्राम के प्रमुख डॉट के पद नाम से जाना जाता था तो उसे ग्रामिक कहते थे। मौर्य काल के दौरान उत्तर भारत में ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। 225 का आता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन सी मैकाले का विवरण से। मैकाले के भारत में अंग्रेजी शिक्षा की इसका क्वेश्चन तो लगता है अभी तक 5 बार से कम नहीं आता, 5 बार क्वेश्चन आ गया। मतलब अंग्रेजी शिक्षा के बारे में 5 बार क्वेश्चन आ गया। अब देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। एनटीपीसी का जो है इससे ज़्यादा लग जाएगा कि रेलवे जीके जीएस किस टॉपिक से ज़्यादा उठाता है। तो आप ग्रुप डी के लिए पहले से शस्त्र लेकर तैयार रहिएगा। जैसे ही मौका मिले भाला छाती में घोप दीजिएगा। हाँ तो इसी दिन अनुमान लगा लीजिएगा कहाँ से पूछा जा रहा है जीके जीएस। सिद्धू और कन्हू भाई निम्नलिखित में कौन से जनजाति विद्रोह के नेता थे? ऑप्शन डी। और ये जो जनजाति जो विद्रोह हुआ था भारत में किसान विद्रोह जनजाति, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन है। इससे लगता है हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन तो आया ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 227 जो कि ब्रिटिश भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1600 में। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? 1600। 229 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धन राजवंश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पुष्पभूति वंश। वर्धन राजवंश को किस नाम से जाना जाता है? पुष्पभूति वंश से। 230 भारत में ब्रिटिश सुधार का एकमात्र सकारात्मक परिणाम किसको माना जा सकता है? परिणाम किसको माना जा सकता है? तो ऑप्शन डी है
वह सामाजिक सुधार कानून के। भारत में ब्रिटिश सुधारों का एकमात्र सकारात्मक परिणाम किसको माना जा सकता है? तो सामाजिक सुधार कानून को। फिर 231 कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लिखने से किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन बी 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1922 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर आपका 232 है, प्रारंभिक जो वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या थे? तो विषय वस्तु थी आपका ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना स्रोतगण। प्रारंभिक जो वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो थी प्रार्थना और स्रोतगण। फिर 233 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य कौन था? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका एच कुंजारू, एम पनिकर और फजल अली। 1953 में गठन पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो एच एन कुंजरू और के एम पनिकर और फजल अली। 234 नंबर क्वेश्चन है कि 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन पोलो। ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन पोलो। फिर 235 नंबर जो क्वेश्चन है, किस नेता ने भारतीय को राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक जागरूकता के लिए परिचित करने हेतु सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? तो ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। किस नेता ने भारतीयों को राष्ट्रीय सेवा और राजनीतिक जागरूकता के लिए परिचित करने हेतु सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। फिर आपका 236 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने भेजा घोड़ा, टटुआओं, मवेशियों और दासों, कपड़ों और फलों तक घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तान में से किसने भोजन, घोड़ों, बटुओं, मतलब घोड़ों और टटुओं, मवेशियों और दासों, कपड़ों, फलों तक घरेलू उपभोग और व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। फिर आपका 237 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भूमिहीन को भूमि पुनर्वितरित करने के उद्देश्य से कौन सा मुख्य सुधार किया गया था? तो ऑप्शन डी भूमि सीलिंग अधिनियम। जब भारत आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता के बाद भूमिहीनों की भूमि को पुनर्वितरित करने का उद्देश्य कौन सा मुख्य सुधार किया गया था? तो भूमि सीलिंग अधिनियम। कहा कि भारत आज़ाद हुआ था तो भूमि जो जमींदार थे उसी के पास थी, जमींदारी प्रथा जहाँ था, तो अंग्रेज तो छोड़कर भाग गए, उसको क्या मतलब है जमीन? जिसके पास जमीन है वो अपना लूट लिया, और जो जिसके पास जमीन ही नहीं था तो उसको देने के लिए भूमि सीलिंग अधिनियम लाया गया था भूमिहीन लोगों के लिए। फिर तब वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3। आपका ऑप्शन नंबर सी में रे यार, मारे सी तो मार देते हैं डी। ऑप्शन सी आपका है 4। वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? तो 4 था, वैदिक काल में 4। फिर 239 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हड़प्पा वासी जो है डॉट उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे? तो कपास। हड़प्पा वासी किस चीज़ उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे? तो कपास उगाने वाले। फिर आपका 240 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ स्तूपों का निर्माण किया गया जो स्थापत्य शैली को दर्शाता है? तो 1920 मौर्य शासन में। भारतीय इतिहास के किस काल में सांची और सारनाथ स्तूपों का निर्माण किया गया जो कि इसकी स्थापत्य शैली को दर्शाता है? तो मौर्य शासन। फिर आपका 241 है कि उग्रवादी का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था? तो ऑप्शन नंबर सी आक्रोश। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध कौन सी प्रमुख भावना जागृत करनी थी? आक्रोश। 242 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? प्रतिनिधि एकमात्र थे महात्मा गांधी थे। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। फिर आपका 243 का था कि भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग को पतन के लिए प्राय किस औपनिवेशिक नीति को दोषी ठहराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बी औद्योगिकरण नीति, बी औद्योगिकरण नीति को। 244 नंबर क्वेश्चन है, 1855-56 का संथाल विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किन समूहों को विद्रोह था? तो था जमींदार और साहूकार का। सन 1855-56 का संथाल जो विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के साथ किन समूहों का विद्रोह था? जमींदार और साहूकार। फिर 245 के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? तो आपका था हैदराबाद। ऑप्शन डी हैदराबाद। फिर 246 का आता है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो लाल किला तो शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो शाहजहां। बात। फिर 247 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था?
ऑप्शन नंबर बी पुणे में था। ऑप्शन नंबर बी पुणे पुणे। फिर 248 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग भारत में केंद्रीय योजनाओं के लिए नोडल निकाय था। यह योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपके जवाहरलाल नेहरू ने। योजना आयोग भारत में केंद्रीय योजनाओं के लिए नोडल निकाय था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू। 249 है कि अबू फजल निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा दरबारी इतिहासकार थे? अबू जो फजल थे, अबुल फजल, निम्न में से किस शासक का दरबारी इतिहासकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका अकबर का। अबू फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार थे। फिर आपके 250 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मेंटेग्यू चपाट सुधार, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वास्थ्यवासी संस्थाओं की स्थापना करना था? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1919 में। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किस भारत को सम्राट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत के सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय। फिर 252 नंबर क्वेश्चन की एरन्स लेख में उल्लेखित किस समुद्रगुप्त को उसे पिता ने उसे डॉट डॉट के कारण राजा के रूप में चुना था? तो ऑप्शन नंबर ए भक्ति और न्यायपरायणता और वीरता के कारण। एरन शिलालेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त और उसके पिता ने उसे डॉट डॉट के कारण राजा के रूप में चुना था, तो भारतीय न्यायपरायणता और वीरता के कारण। इन 253 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत आए थे? तो आर्य के बारे में। आर्य 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 आर्यंस। आर्य हिंदी में आर्य लिखा था, इंग्लिश में आर्यंस। फिर आपका है 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वस्तुकार कौन थे? तो मुख्य वस्तुकार जो थे वो ऑप्शन नंबर बी आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चिन्ह 255 नंबर जो है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था भारत का आर्थिक शोषण। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत का आर्थिक शोषण था। 256 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी? WC बनर्जी। 1954 में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। 1954 में ट्रॉम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना थी। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1959 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान निम्नलिखित में किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1919 में किया। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान निम्नलिखित में किस वर्ष किए थे? तो 1919 में। 260 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह समर्थन तथा बाल विवाह के विरुद्ध कार्य किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर डी। फिर 261 नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को किस प्रकार बदल दिया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका व्यापार से उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक। फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली किस भारतीय शक्ति के मध्य हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका मराठा के बीच हुआ। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली और भारतीय जो शक्ति से लड़ा था वह मराठा था, जिसमें मराठा की पराजय हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? तो प्रदान करता है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा है। 264 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी था मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। 265 नंबर क्वेश्चन लिखने में कौन सा भारत में 1856 के अधिनियम कानून का उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर डी है आपका विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। 265 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियम कानून का उद्देश्य था? भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? तो आपको बताया विधवा पुनर्विवाह को वैध करना था। फिर 246 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार संरचना में काफी परिवर्तन आई। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का मुख्य रूप से किस प्रकार माल का निर्यात करता था? कच्चा माल का निर्यात करता था।
फिर 267 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी बैमेश चंद्र बनर्जी, बैमेश चंद्र बनर्जी। 268 है कि सिंधु घाटी नगरों में कौन सी प्रमुख नगरीय विशेषता है? चारों गांवों पर मिलती सड़क और ढकी हुई नालियों की उन्नत योजना को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए थी ग्रिड पैटर्न लेआउट। ग्रिड पैटर्न लेआउट थी। सिंधु घाटी के नगरों की कौन सी प्रमुख नगरीय विशेषता चौराहों पर मिली सड़कों ढकी हुई नालियों के साथ उन्नत योजना को दर्शाते? तो ग्रिड पैटर्न लेआउट, ऑप्शन नंबर ए। 269 की 9 जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसने प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। 9 जुलाई 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू। फिर 270 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना। फिर 271 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 272 नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो भारत के विभाजन का मुख्य कारण था सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद। 1947 में भारत में विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक मतभेद। तीन था राजा राम मोहन राय के एक सक्रिय समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं के समक्ष आ रही समस्याओं को जोरदार जोरदार आवाज उठाए। वह एक अडिग व्यक्ति थे जिन्होंने सती जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दिया। उनके द्वारा स्थापित सुधार संघ किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका आर्य समाज से थे राजा राम मोहन राय। 274 में था कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए किस नेता ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपनिवेशी नीतियों ने कृषि वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आपका नील है। नील उपनिवेशी नीतियों के कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी नील। फिर 276 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संदर्भ में बीघा शब्द का अर्थ क्या होता है? बीघा शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही है। भूमि की एक माप इकाई है। भारत में ब्रिटिश वृक्षारोपण के संबंध में बीघा शब्द का अर्थ क्या है? तो भूमि की एक माप इकाई है। 1 बीघा 2 बीघा गाँव में बोलते हैं ना, तो भूमि की माप इकाई है। 277 नंबर क्वेश्चन है, इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की साथ स्थापना और उन्होंने 1929 में बीके दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 28 वर्ष की आयु में उन पर क्रांतिकारी सुखदेव थापर और शिवराव राजगुरु के साथ मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दी गई। स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी इनका नाम था भगत सिंह। इसका नाम था भगत सिंह। इस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ स्थापना की और उन्होंने 1929 में बीके दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। 28 वर्ष के उम्र में उन पर क्रांतिकारी सुखदेव थापर और शिवराव राजगुरु के साथ मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी की सजा दी गई। वह स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वो थे भगत सिंह। 278 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेज ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर डी फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। फिर बस 1210 में निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान की पोलो के खेल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1210 में निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान पोलो खेल के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 280 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति जिसे इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति है जिसका इतिहास लगभग 2500 ईसा पूर्व का है? तो ऑप्शन नंबर है मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। फिर 281 में हड़प्पा वासियों के बारे में लिखने में कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा वासी, तो ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा वासी औजार बर्तन और कड़ाहरी बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग सोना का उपयोग करते, ये गलत है हड़प्पा वासियों के बारे में। 282 में है कि निम्नलिखित में कौन सा रांची के नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह था जो कि धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों व वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदला गया? तो ऑप्शन नंबर डी मुंडा विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी मुंडा विद्रोह। 283 नंबर क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने सभी भारतीयों के 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विद्रोह दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया तथा जिसके पश्चात
कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। फिर 285 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उद्देश्य के साथ नेताओं की कौन सा तिगड़ी परिस्थिति के रूप में संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर बी लाल बाल पाल। भारतीय राष्ट्रवाद में उग्रवादी विचारधारा के उदय के साथ नेता की कौन सी तिगड़ी प्रसिद्ध रूप से संबंधित? तो लाल बाल पाल। 286 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ जाने से पूर्व भारत का विभाजन करने वाले अंतिम वायसराय का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 287 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका के सालसराय भारत में लिखने किस राज्य में? भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, भीमबेटका जो है सालसराय भारत के किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। फिर 288 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी नगर योजना की कौन सा विशेषता सभ्यता को उन्नत नागरिक सुविधाओं को अभी आंतरिक कौशल को संकेत देती है? तो ऑप्शन नंबर डी जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली। 289 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का आधिकारिक तौर पर वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी 1905 में। बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1905 में। फिर है कि औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति किसमें संलग्न थे? तो ऑप्शन नंबर डी कृषि गतिविधियों में। औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति किसमें संलग्न थे? कृषि गतिविधि में। सारनाथ में स्थित सिंह त्रिमुख स्तंभ जिससे भारत गणराज्य को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अशोक है, ऑप्शन नंबर बी अशोक। 1890 के दशक में निम्नलिखित में से आदिवासी नेता मुंडा उलगुन विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुंडा उलगुन का नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा थे। फिर 293 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य का अंतिम शासन की हत्या करने वाला सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना किए थे? तो आपको शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। फिर 294 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी सैन्य विभाजन और राजनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका समुद्रगुप्त। किस मुगल सम्राट को अपनी सैन्य विजयों और राजनीतिक युद्ध के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त है। फिर है 295 की प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे लेकर ही रहूंगा किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 296 नंबर क्वेश्चन है, 296 नंबर कि 100 वर्षों की विजय और प्रशासन के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने किसमें एक बड़े विद्रोह को सामना करना पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी 1857 में। 257 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल सेना के नवाब के बीच लड़ा गया था? कहाँ लड़ा, मतलब किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्रिटिश सेना और सिराजुद्दौला के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। प्लासी का जो युद्ध है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना तथा बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। 398 नंबर क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य पर सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने शासन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर ए बंगाल। फिर 299 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य संस्थापक कौन थे और उन्हें एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की? उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर 300 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम था इनका विक्रमादित्य, 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 विक्रमादित्य। 301 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था जिसने भारत में लोधी वंश को हटाकर मुगल शासन को स्थापित कर दिया था? यह युद्ध इब्राहिम लोधी और किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, इब्राहिम लोधी बाबर, इब्राहिम लोधी बाबर। फिर 302 नंबर क्वेश्चन है कि 1858 के बाद गवर्नर जनरल के कार्यकाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? कर दिया गया था आपका भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। 301 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड बैटिंग ने 1829 में किस हानिकारक सामाजिक प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपका सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा। 304 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग को प्रचलित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लौह और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग को। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से भारत में आने वाली पहली शक्ति थी? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका पुर्तगाली। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाला महानायक का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। फिर 307 नंबर क्वेश्चन है
कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने के लिए कौन सा लोकप्रिय नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 308 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले पुर्तगाली खोजकर्ता थे जो मालाबार तट पर कालीकट पहुंचे थे, तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा। फिर 309 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने किससे विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका झांसी से, झांसी से। ठीक है, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो पॉलिटी है। पॉलिटी में 295 क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री को यहाँ पे समाप्त करते हैं। हिस्ट्री में लगभग कितना था टोटल? 309 क्वेश्चन है। हाँ, 309 क्वेश्चन हिस्ट्री में है। 309 क्वेश्चन हम पढ़ा दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मतलब सारा करवा देंगे और फिर एक को पूरा एक ही वीडियो में मैराथन कंप्लीट कर देंगे। जो प्ले लिस्ट बना देते हैं, प्ले लिस्ट में रहेगा सारा NTPC जो अंडर ग्रेजुएट का आया है, जनरल जीके और GS और जीके जो है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, तो उसको एक प्ले लिस्ट में बना देते हैं, उसमें अपलोड रहेगा, आप देख लीजिएगा। क्या ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी भी अगले 1-2 महीना में उसका भी एग्जाम होवे करेगा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी रहेगा। तो यहीं पे वीडियो के अंत करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अगर आप लोगों को हेल्पफुल होता है कि हाँ, हम इस चैनल से मतलब हमको हेल्पफुल वीडियो मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला समय में आपको और भी क्लास अपलोड होगा। थैंक यू।